आज अगर आप अपने घर में नमक इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है वो टाटा सॉल्ट हो। अगर आप कार चलाते हो तो शायद वो हो सकता है टाटा मोटर्स की हो। अगर आपका मोबाइल नेटवर्क चलता है तो हो सकता है उसके टाटा कम्युनिकेशंस की तकनीक हो। अगर आप किसी भी बड़े होटल में ठहरते हैं तो शायद वो हो सकता है ताज होटल हो। और अगर आपने कभी शेयर मार्केट में निवेश किया है तो संभव है कि आपका पोर्टफोलियो में टीसीएस, टाइटन, टाटा मोटर्स या टाटा स्टील्स जैसी कंपनियां हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर एक ऐसे बिजनेस साम्राज्य कैसे बन गया जिस पर पूरे देश को भरोसा है? आज टाटा ग्रुप की 100 से अधिक देशों में मौजूद है, लाखों लोगों को रोजगार देता है और भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह में से एक है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी अरबपति परिवार से नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे युवक से हुई है जिसने अंग्रेजों के राज में एक सपना देखा था कि भारत सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा, भारत दुनिया के लिए सामान बनाएगा। उस युवक का नाम था जमशेदजी टाटा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे एक इंसान के सपने ने भारत की औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। साल था 1839। भारत पर अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। देश के कारीगर मेहनती थे लेकिन बड़े उद्योगी नहीं थे। भारत से कपास, लोहा और अन्य कच्चा माल विदेश जाता था, फिर वही सामान तैयार होकर महंगे दामों में भारत वापस आता था। इसका मतलब था कि मेहनत भारत की लेकिन मुनाफा विदेशों का। इसी दौर में गुजरात के नवसारी शहर में एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जमशेदजी टाटा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा आने वाले समय में भारत के औद्योगिक इतिहास की दिशा बदल देगा। जमशेदजी के पिता पुजारी थे लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने धार्मिक परंपरा की बजाय व्यापार में कदम रखा। उस समय की एक साहसी निर्णय था। यहीं से जमशेदजी ने पहली सीख ली, जो लोग नई राह चुनते हैं वही इतिहास लिखते हैं। बचपन से ही जमशेदजी पढ़ाई में तेज थे लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिज्ञासा। वे हर चीज को समझना चाहते थे। किसी भी व्यापारी को देखते तो पूछते ये व्यापार कैसे चलता है। किसी भी फैक्ट्री के बारे में सुनते तो जानना चाहते थे कि मशीन कैसे काम करती है। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने में नहीं बल्कि कुछ बड़ा बनाने में दिलचस्पी हमेशा से रहती थी। कुछ वर्षों के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। उस समय बॉम्बे तेजी से व्यापारिक केंद्र बन रहा था। यहीं से जमशेदजी ने एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की। कॉलेज में उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने अर्थव्यवस्था, व्यापार और दुनिया के बदलते उद्योगों को भी समझा। उनके मन में एक ही सवाल हमेशा रहता था, जब इंग्लैंड इतनी फैक्ट्रियां बना सकता है तो भारत क्यों नहीं? यही सवाल आगे चलकर टाटा ग्रुप की नींव बनता है। कॉलेज के बाद जमशेदजी अपने पिता के व्यापार में शामिल हो गए। उन्हें चीन, हांगकांग, इंग्लैंड जैसे देशों की यात्रा करने का अवसर मिला। वहां उन्होंने पहली बार आधुनिक उद्योगों को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि असली ताकत केवल व्यापार में नहीं है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में है। उन्होंने महसूस किया अगर भारत को अमीर बनना है तो भारत को अपने कारखाने बनाने। यही विचार उनकी पूरी जिंदगी का मिशन बने। 1868 में जमशेदजी ने लगभग 21,000 की पूंजी, उस समय के हिसाब से बड़ी राशि थी, उसके साथ में अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार करना नहीं था, वे भारत में विश्व स्तरीय उद्योग स्थापित करना चाहते थे। उस समय बहुत से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया भारतीय लोग बड़े उद्योग नहीं चला सकते। लेकिन इतिहास गवाह है कई बार दुनिया उसी इंसान पर हंसती है जो भविष्य देखने की क्षमता रखता है। जमशेदजी का पहला बड़ा कदम अब उन्हें कपड़ा उद्योग की दुनिया में ले जाने वाला था। यहीं से शुरू होगी एम्प्रेस मिल की कहानी। एक ऐसी मिल जिसने साबित किया कि भारतीय उद्योगपति भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फैक्ट्रियां बना सकते हैं। 1938 भारत अभी आजाद भी नहीं हुआ था। टाटा ग्रुप की
कमान एक ऐसे युवा के हाथों में आई जिसकी उम्र सिर्फ 34 इयर्स थी। कई लोगों को लगा कि इतनी कम उम्र का व्यक्ति इतने बड़े बिजनेस साम्राज्य को कैसे संभाल पाएगा, लेकिन अगले कुछ दशकों में इस व्यक्ति ने टाटा ग्रुप को सिर्फ स्टील और टेक्सटाइल तक सीमित रहने से निकालकर एविएशन, ट्रकों, आईटी, केमिकल्स और पावर और कई नए उद्योगों तक पहुंचा दिया। वो व्यक्ति थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। पूरी दुनिया जेआरडी के नाम से जानती है। 1904 को पेरिस में जन्मे जेआरडी टाटा का बचपन भारत और फ्रांस दोनों संस्कृतियों के बीच बीता। उन्होंने छोटी उम्र से ही मशीनों, इंजनों और उड़ने वाले विमानों का शौक था। दुनिया में विमान उद्योग अपनी शुरुआती दौर में था, तब जेआरडी टाटा आसमान में भारत का भविष्य देख रहे थे। 1929 में वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि भारत विमान इतिहास की नई शुरुआत थी। 1930 में जेआरडी टाटा ने डाक और छोटे पार्सल्स ले जाने के लिए टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। पहली उड़ान उन्होंने स्वयं उड़ाई। उस दौर में यह बेहद जोखिम भरा फैसला था। विमान उद्योग में पैसा कमाना आसान नहीं था, लेकिन जेआरडी टाटा का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं बल्कि भारत को आधुनिक बनाना था। बाद में यही टाटा एयरलाइंस आगे चल के एयर इंडिया बनी, जिसने भारत का नाम दुनिया भर तक पहुंचाया। 1938 में जेआरडी टाटा चेयरमैन बने। उस समय समूह की कुछ ही कंपनियां थी। उन्होंने एक एक करके नए क्षेत्र में निवेश शुरू किया, इंजीनियरिंग, ट्रक निर्माण और टेल्को, जो आगे चलकर टाटा मोटर्स बनी। मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महत्वपूर्ण उद्योग में अपनी क्षमता विकसित करनी होगी। जेआरडी टाटा का मानना था कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसकी मशीन नहीं बल्कि उसके कर्मचारी होते हैं। उन्होंने कर्मचारियों के लिए बेहद कार्य और परिस्थितियां, सुरक्षा और सम्मान पर जोर दिया। यही कारण था कि टाटा ग्रुप को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भरोसेमंद संस्था के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन 1991 में एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया बदल रही थी और भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी। लेकिन 1991 में एक ऐसे समय आया जब पूरी दुनिया बदल रही थी, भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी उस समय, और टाटा ग्रुप के सामने भी एक नई चुनौती थी। इस समय एक नए नेता ने कमान संभाली, वो थे रतन टाटा। क्या वे इस विशाल समूह को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे या टाटा ग्रुप पीछे छूट जाएगा? रतन टाटा, जिस व्यक्ति ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। साल 1991 में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सरकार विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल रही थी। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप के अंदर भी बदलाव का समय था। इस कंपनियां अपने अपने तरीके से चल रही थी। लोगों को लग रहा था कि अब टाटा ग्रुप पहले जैसा नहीं रहेगा। इसी समय चेयरमैन बने एक शांत स्वभाव के इंसान रतन टाटा। कई लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ ने कहा इनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं, लेकिन अगले 20 वर्षों में उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे टाटा ग्रुप भारत से निकलकर दुनिया के सबसे सम्मानित बिजनेस समूह में शामिल हो गया। आज की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है बल्कि साहस, जोखिम और असफलता और फिर से उठ खड़े होने की है। 1991 में जब रतन टाटा ने नेतृत्व संभाला तब समूह बहुत बड़ा था लेकिन पूरी तरह एकजुट नहीं था। उन्होंने एक साझा टाटा ब्रांड पहचान पर जोर दिया, भविष्य की तकनीकों में निवेश की दिशा तय की। शुरुआत आसान नहीं थी, वरिष्ठ नेताओं से मतभेद हुए, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे समूह को एक आधुनिक संरचना की ओर बढ़ाया। रतन टाटा का मानना था कि अगर भारतीय कंपनियों को दुनिया में सम्मान चाहिए तो उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसके बाद शुरू हुआ अधिग्रहण का दौर। सबसे पहले खरीदी गई 2000 में टेटली टी, एक भारतीय कंपनी ने पहली बार एक बड़ी ब्रिटिश चाय कंपनी खरीदी।
फिर दुनिया की बड़ी स्टील कंपनियों में से एक का अधिग्रहण हुआ। फिर जैगुआर लैंड रोवर 26 नवंबर 2008 मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल पर आतंकवादियों का हमला हुआ। होटल को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन उस कठिन समय में टाटा ग्रुप ने केवल इमारत पर ध्यान नहीं दिया, कर्मचारियों और उनके परिवारों की सहायता की गई, प्रभावित लोगों को सहयोग दिया गया और होटल को फिर से उसी शान के साथ खड़ा कर दिया गया। यहीं से लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ कि रतन टाटा चाहते थे कि मध्यम वर्ग का परिवार भी सुरक्षित 4 पहिया वाली गाड़ी खरीद सके। यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। उद्देश्य शानदार था, लेकिन बाजार की धारणा, मार्केटिंग और ग्राहकों की पसंद जैसी कई वजह से नैनो अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। रतन टाटा ने बाद में माना कि हर बड़ा विचार व्यावसायिक रूप से सफल हो ये जरूरी नहीं है। यही दिखाता है कि बड़े उद्योगपति भी गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखना भी है। 2008 के दौर में वैश्विक मंदी आई। जैगुआर लैंड रोवर कठिन दौर से गुजर रही थी उस समय, लेकिन आने वाले वर्षों में नए मॉडलों और तकनीक और वैश्विक मांग के कारण JLR ने टाटा मोटर्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। जिस सौदे पर कभी सवाल उठे थे, वही आगे चलकर टाटा मोटर्स की वैश्विक पहचान का प्रमुख आधार बना। 2008 की वैश्विक मंदी के बाद में जैगुआर लैंड रोवर कठिन दौर से गुजर रही थी, लेकिन आने वाले वर्षों में नए मॉडलों और तकनीक और वैश्विक मांग के कारण JLR ने टाटा मोटर्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। जिस सौदे के लिए कभी सवाल उठे थे, वही आगे चल के टाटा मोटर्स की वैश्विक पहचान का प्रमुख आधार बना। आज टाटा ग्रुप कई प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय है, जैसे TCS हो गया, ऑटोमोबाइल्स में अपन देखें तो टाटा मोटर्स, स्टील्स में देखें टाटा स्टील्स, बिजली और ऊर्जा के लिए टाटा पावर, उपभोक्ता उत्पादन के लिए टाटा कंज्यूमर जैसे, और ज्वेलरी और वॉचेस में टाइटन, और होटल्स में इंडियन होटल्स, एयरलाइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्र। कंपनियां दुनिया के अनेक देशों में काम कर रही थी और लाखों लोगों को रोजगार देती है। उद्देश्य साफ है, आने वाले दशकों में भी भारत की औद्योगिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाना। दोस्तों, टाटा ग्रुप की कहानी हमें सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि भरोसा बनाने में दशकों लगते हैं। हर बड़ा सपना संघर्ष से गुजरता है, हर असफलता अंत नहीं होती है, और एक कंपनी की असली ताकत सिर्फ उसका मुनाफा नहीं बल्कि उसके मूल्य भी होते हैं। इसलिए आज भी करोड़ों लोगों का कहना है कि अगर नाम में टाटा है तो भरोसा अपने आप आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में जरूर शेयर। फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं